Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of June 2022. 13 जून 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं, ये प्रीलिम्स के लिए आपको मदद करेंगे। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा या जो होंगे वो फर्निश करेंगे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78 या आर्टिकल 81। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा शेड्यूल करेक्टली मैच्ड नहीं है। सेकेंड शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द यूनियन टेरिटरीज, सेवेंथ शेड्यूल यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, या एट्थ शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आपको बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कौन कौन से इसमें पॉइंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। फर्स्ट कह रहा है, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। दूसरा कह रहा है, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। तीसरा कह रहा है, इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है, इट प्रोवाइडेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 4 या 2, 3, 4। तो ये हैं आज के 3 सवाल, इनके जवाब आप दीजिए, है ना। नीचे पिन कर दूंगा मैं आंसर्स, कमेंट सेक्शन में पिन रहेंगे, आप वहाँ से बातें मैच कर लीजिएगा। लेकिन पहले आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। यू जस्ट सी द क्वेश्चन, सी द आंसर्स एंड देन योर वर्क इज डन। ना आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना आप इसको सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या है, लर्निंग फिर वहाँ पे स्टॉप हो जाती है ना। द लर्निंग प्रोसेस गेट स्टॉप्ड इन दैट वे। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, इज इंडिया ए नेशन और अ स्टेट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपको अभी कमेंट करना है कि क्या इंडिया एक नेशन है या क्या इंडिया एक स्टेट है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट भी है जो हमेशा से चल रहा है कि इंडिया एक नेशन है कि नहीं है, इंडिया एक स्टेट है कि नहीं है ना। तो बहुत सारी कंडीशन है, 4-5 कंडीशन है जो कि पूरी होने पे आप नेशन कहलाते हो। तो क्या इंडिया ने वो सारी कंडीशंस पूरी कर ली हैं, तो एक एक करके आपको उस पर कमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इंडिया क्या है, नेशन स्टेट है, सिविलाइजेशनल स्टेट है, नेशन सिविलाइजेशन है, क्या है ना। तो यू हैव टू फाइनली कमेंट ऑन दैट। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वह है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट संत तुकाराम शिला मंदिर इन द टेम्पल टाउन ऑफ देहू इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। तो पुणे डिस्ट्रिक्ट के देहू नाम के एक टाउन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल इनॉग्रेट द संत तुकाराम शिला मंदिर, है ना। अब इस साल आपने देखा है कि 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी इनॉग्रेशन से ही पूछ लिए, है ना। रामानुज की जो प्रतिमा थी उनसे क्वेश्चन उठा लिया, सोमनाथ से क्वेश्चन उठा लिया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता आता है ना। तो ये तो वैसे भी अपन बताते ही हैं, लेकिन फिर भी अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। तो संत तुकाराम शिला मंदिर कहाँ पे होगा, इट विल बी इन द टेम्पल टाउन ऑफ देहू इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले शिला का क्या मतलब होता है, शिला का मतलब होता है एक रॉक दैट इज करेंटली ऑन द देहू संस्थान टेम्पल प्रेमाइसेस। शिला मतलब रॉक होता है, आधार शिला रॉक होता है, रॉक ही होता है एक तरीके से, समझ लेना, है ना। एंड इट हैज बीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वारी पिलग्रिमेज फॉर सेंचुरीज एंड इज पायस फॉर द वरकारी सेक्ट। तो वरकारी जो सेक्ट है उनके लिए काफ़ी पायस है। एंड संत तुकाराम ने वारी पिलग्रिमेज स्टार्ट करवाया था, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी यही शिला है जो कि देहू पुणे में है, यहीं से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वारी पिलग्रिमेज का, ठीक है ना। एंड इट इज़ वेरी पायस फॉर द वरकारी सेक्ट, वरकारी सेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पायस भी है ये। अब रॉक का सिग्निफिकेंस क्या है कि भक्ति सेंट संत तुकाराम had sat on this piece of rock for 13 continuous days when challenged about the authenticity of the अभयंगाज he had written। तो जब उन्होंने जो अभयंगाज लिखे थे उनको जब चैलेंज किया गया था तो 13 दिनों तक he sat on this शिला only, है ना। दैट इज द इम्पोर्टेंस, वहीं से इसका इम्पोर्टेंस शुरू होता है। संत तुकाराम की अगर बात करें तो संत तुकाराम महाराज वॉज अ 17th century भक्ति सेंट एंड अ मराठी पोएट फ्रॉम महाराष्ट्र। ही वॉज अ भक्ति सेंट 17th century and a Marathi poet from Maharashtra
संत तुकाराम इज बेस्ट नोन फॉर हिज डिवोशनल पोएट्री कॉल्ड अभंगाज। तो इन्होंने अभंगाज लिखे थे, है ना। हिज डिवोशनल पोएट्री जो थी उनको अभंगा बोलते हैं, अभंगा के लिए बहुत फेमस है ये। एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्शिप विद स्पिरिचुअल सॉन्ग्स नोन एज कीर्तन्स। तो उन्होंने अभंगाज और कीर्तन के कारण काफ़ी फेमस है। इज वेरी नोन फॉर अभंगाज एंड कीर्तन्स एंड हिज वर्क इज सेंट्रल टू द वरकारी सेक्ट दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द महाराष्ट्र। तो जैसे आजीविका सेक्ट था ना वो मौर्यन के टाइम में, जिसको अशोक ने कुछ कुछ दिया था, उसी तरीके से वरकारी सेक्ट जो है वो महाराष्ट्र में है और वो बहुत ज़्यादा संत तुकाराम से इंस्पायर्ड है। He is also credited with the starting of the Wari pilgrimage. तो जो वारी pilgrimage है of the Varkari sect, he is famous for that, for inaugurating that. And his message about a casteless society and denial of rituals had led to a social movement. तो दोनों चीज़ों, उन्होंने तो rituals को भी deny किया था और casteless society की एक मतलब विजन रखते थे वो कास्टलेस सोसाइटी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि संत तुकाराम जी से रिलेटेड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आप इसको लिख लीजिएगा नोट्स में, इंपॉर्टेंट में डाल के, है ना, इसको बना लीजिएगा। दूसरी जो न्यूज़ है वो है इन स्पेस के रिगार्डिंग। तो इन स्पेस अभी न्यूज़ में था तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं इन स्पेस क्या होता है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी। याद रखिएगा इन स्पेस क्या है, एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है। इन स्पेस क्या है, एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है फॉर अलाउइंग द स्पेस एक्टिविटीज एंड यूसेज ऑफ DOS ओन्ड, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ओन्ड फैसिलिटीज बाय जो नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं। NGPs क्या है, नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटरप्राइजेज, है ना। तो याद रखिएगा जो नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं या फिर जो मेन कहना चाहिए कमर्शियल मार्केट है कहना चाहिए, तो ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी इन स्पेस है जो कि अलाउ करती है इन स्पेस एक्टिविटीज़ का यूज़ बाय दीज, है ना। तो ये क्या करता है, बेसिकली एक तरीके से कमर्शियलाइजेशन का काम कर रही है बाय द नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड ऑल, उनको इन्वॉल्व करना है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसका फंक्शन क्या है, इट असेसेस द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स की नीड्स एंड डिमांड को असेस करना, है ना, चाहे वो एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, एंड देन एक्सप्लोर वेज टू अकोमोडेट दीज रिक्वायरमेंट्स इन कंसल्टेशन विद इसरो। फिर इसरो के साथ कंसल्टेशन करके उन डिमांड्स को अकोमोडेट करना, ठीक है ना। तो इन स्पेस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ सिंगल विंडो नोडल एजेंसी विद इट्स ओन कार्डर which permits and oversees the following activities। कौन कौन सी एक्टिविटीज, स्पेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग बिल्डिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल्स एंड सैटेलाइट्स एंड प्रोवाइडिंग स्पेस बेस्ड सर्विसेज एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज, शेयरिंग ऑफ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रीमाइसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ इसरो विद ड्यू कंसिडरेशन टू ऑन गोइंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो एक तरीके से कहना चाहिए जो प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है उसको मॉनिटर करता है इन स्पेस, ठीक है ना। प्राइवेट प्लेयर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है विद द इसरो उसको मॉनिटर करता है इन स्पेस और उसकी ये नोडल एजेंसी भी है। अगली न्यूज़ है ट्राइबल रेसिडेंट्स अभी छत्तीसगढ़ में थे, उनका बहुत सारा जो कहना चाहिए तेंदू लीव्स थे उनको कन्फिस्केट कर दिया गया, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने अपील की है। थोड़ा सा मैं आपको तेंदू लीव्स के बारे में बता दूं तो क्या होता है, तेंदू लीव्स बेसिकली ये जो कहलाती हैं ये कहलाती लीव्स ऑफ द स्पीशीज डायोस्पायरोस मेलानोक्सियन। याद रखिएगा डायोस्पायरोस मेलानोक्सियन, तो इसको लिख लो सबसे पहले तो डायोस्पायरोस मेलानोक्सियन, ठीक है ना। दे आर यूज्ड एज रैपर्स ऑफ टोबैको टू प्रोड्यूस बीड़ी। तो बीड़ी में आपको याद है ना, बीड़ी के ऊपर एक कवर लगे तो तेंदू की ही उससे ही बनती है ना। तो दे आर यूज्ड एज रैपर्स ऑफ टोबैको टू प्रोड्यूस बीडीज एंड ऑल। दिस ट्री इज नोन एज तेंदू, इसको तेंदू कहते हैं, इसको एबनस भी कहते हैं आंध्र प्रदेश में इसको एबनस बोलते हैं, केंदू इसको उड़ीसा में बोलते हैं एंड वेस्ट बंगाल में, और तेम्ब्रू इसको बोलते हैं गुजरात में, करी बोलते हैं केरला में, और तेम भुरनी बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में, बाली तुपरा बोलते हैं तमिलनाडु में। तो अलग अलग इसके नाम हैं। तेंदू इसको कहते हैं क्या, द ट्रीज नोन एज तेंदू इन बेसिकली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसको तेंदू बोलते हैं, और एबनस बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, केंदू बोलते हैं उड़ीसा वेस्ट बंगाल में, तेम्ब्रू बोलते हैं इसको गुजरात में, कारी बोलते हैं इसको केरला में, तेम भुरनी बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में, बाली तुपरा बोलते हैं तमिलनाडु में।
तो दिस लीफ इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल रैपर ऑन अकाउंट ऑफ द ईज विद विच इट कैन बी रोल्ड एंड इट्स वाइड अवेलेबिलिटी, है ना। तो दोनों चीज, एक तो ईज है इसको रोल करने में, जैसे बीड़ी है, बीड़ी बनाने समय इसको रोल करना है तो उसमें ईजी रहता है। दूसरा इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड एंड इट इज प्रोमिनेंट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ इंडिया। तो इसको ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, प्लस एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ इंडिया भी है। अब 1964 में जो तेंदू लीव्स थे, ट्रेड इन तेंदू लीव्स, इट वाज नेशनलाइज्ड इन द देन अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ चूंकि 2000 में अलग हुआ, तो 1964 में जब अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था तो इसको क्या किया गया था, नेशनलाइज किया गया था, ठीक है ना। उस समय तक क्या हो रहा था कि पीपल वर फ्री टू सेल तेंदू इन द मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री, लेकिन फिर उसके बाद इसको 1964 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। महाराष्ट्र ने भी सेम सिस्टम 1969 में अडॉप्ट किया, फिर आंध्र प्रदेश में आया, फिर उड़ीसा में आया, फिर गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी 2000 में बन गया, है ना। नाउ अंडर दिस अरेंजमेंट द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कलेक्ट द तेंदू लीव्स एंड अलाउज देयर ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स देम टू द ट्रेडर्स। तो इसके अंतर्गत होता क्या था कि जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये कलेक्ट करता है तेंदू लीव्स को एंड देन इट अलाउज देयर ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स देम टू देयर ट्रेडर्स, ठीक है ना। तो अब डिस्प्यूट क्यों है, वाई इज देयर अ डिस्प्यूट? द डिस्प्यूट इज एसेंशियली अबाउट हु हैज द राइट टू सेल द लीव्स। अब डिस्प्यूट पूरा आ रहा है कि राइट किसके पास है लीव सेल करने का। स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि नेशनलाइजेशन हो चुका है तो केवल हमारे पास अधिकार है, केवल हम सेल करेंगे। लेकिन तेंदू लीव जो कलेक्टर्स बोलते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स ऑफ फॉरेस्ट एक्ट है 2006 का और जो 2013 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, वो कहता है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर तो वहाँ के लोगों का अधिकार है, एंड चूंकि ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे आता है तो हमारे पास अधिकार है कि हम इसको बेचें। तो ये पूरा क्लैश जो है उस कारण से डेवलप हो रहा है, एंड दिस इज द रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द तेंदू लीव कलेक्टर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अदानी पावर प्रोजेक्ट स्पार्क्स रो इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में आपको पता है अदानी पावर का एक प्रोजेक्ट चलेगा, है ना, उसकी परमिशन मिली थी। तो अब वहाँ पे ये चल रहा है कि ऑफिशियल्स का कहना है कि मोदी गवर्नमेंट ने जो है वो प्रेशराइज किया है वहाँ पे जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, और ये सारी चीज़ें अब वो फालतू की बकवास करने लगे हैं। सो अब आप समझ लीजिए श्रीलंका वाले सुधरेंगे नहीं। एक तो वहाँ पे खाने के वांदे हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, जो इनको पैसा दे रहा है उसी के अगेंस्ट ही जाकर के मुंह खोलते हैं। मतलब इतने एहसान फरामोश लोग हैं। चाइना को वहाँ पे बैठा के पूड़ी सब्जी खिला रहे हैं बैठा के, बताइए। तो ये सब फालतू बातें करते हैं लोग। आगे मूव करते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पे आपको दिख रही है, एबनॉर्मल डायनासोर एग फाउंड इन इंडिया, ठीक है ना। एबनॉर्मल डायनासोर एग फाउंड इन इंडिया। तो अब यहाँ पे देखो अगर आप, तो डिस्कवरी ऑफ एग इन एग, यहाँ पे एग इन एग मिला है। एग इन एग, मैं एग इन एग मतलब क्या होता है, एग के अंदर एक एग हो, है ना, एग के अंदर एक एग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग इन एग बोलेंगे। अब यहाँ पे ये सब क्या होता था, पहले एग इन एग का जो कंसेप्ट है वो केवल एवियन जो बर्ड्स होती हैं उनमें पाया जाता है। इट वॉज ओनली नोन टू अकर ओनली इन द बर्ड्स एंड नेवर नोन इन रेप्टाइल्स। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग इन एग का जो कंसेप्ट है वो केवल और केवल हमेशा बर्ड्स में देखने को मिला है, रेप्टाइल्स में देखने को नहीं मिला है ना, स्पेशली डायनासोर्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डायनासोर्स में ये चीज़ जो है ये पहला फिनोमिना है जब ऐसा देखने को मिला है। और ये जो एग मिला है आपका कहाँ पे मिला है, ये आपका मिला है इन द बाघ इन धार डिस्ट्रिक्ट। बाघ केव्स बहुत फेमस केव्स हैं, अगर आपको पता हो, बाघ की गुफाएं बहुत फेमस है, बुद्धिस्ट केव्स हैं बहुत फेमस, जैसे आपका अजंता एलोरा है ना, उसी तरीके से अजंता के टाइप का ही है। तो ये बुद्धिस्ट हैं बाघ केव्स, इनको भी इनके बारे में लिख लीजिएगा। ये धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आती हैं। दे आर रिलेटेड टू द बुद्धिज्म, दे आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। एंड यहाँ पर ही आपका एग इन एग साइट मिला है। एग इन एग जो है आपका धार में ही डेवलप हुआ है, ठीक है ना। अब ये इम्पोर्टेंट, अच्छा आपको ये तो पता है ना कि जो डायनासोर्स था उनका टाइम पीरियड क्या था। तो ये आपको पता है जुरासिक टाइम पीरियड में ये थे। उसके बाद आता है ट्रायसिक, जुरासिक एंड देन क्रेटेशियस। आई थिंक क्रेटेशियस का जो टाइम पीरियड आता है उसमें फिर ये ख़त्म होते हैं, मतलब इनका एक्सटिंक्शन चालू होता है। तो दैट इज सम फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो डायनासोर्स जो है वो ये जो डायनासोर का एग है ये सौरोपॉड फैमिली का है, सौरोपॉड फैमिली का है। एंड दे वर अमंग द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स दैट एवर लिव्ड एंड वाइड स्प्रेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इन द टेरिटरी दैट इज नाउ इंडिया।
फॉसिल्स ऑफ दीज एनिमल्स हैव बीन फाउंड इन गुजरात, मध्य प्रदेश एंड मेघालय। तो ये जो सौरोपॉड है, सौरोपॉड इसका नाम भी याद रखिएगा, सौरोपॉड, इनके ये बहुत बड़े रेप्टाइल्स थे उस समय के, बहुत बड़े डायनासोर्स थे, और ये गुजरात, मध्य प्रदेश और मेघालय में इनके आपको मिलेंगे। The Upper Cretaceous Lameta Formation of Central India is long known for its dinosaur fossils। जो ये जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, जो सेंट्रल इंडिया का ये लमेटा फॉर्मेशन है, ये जाना जाता है अपने अपर क्रिटेशियस मतलब टाइम पीरियड का है, और ये जाना जाता है डायनासोर्स के लिए। एक्चुअली आप लोग सोचेंगे कि लमेटा फॉर्मेशन क्या होता है, तो लमेटा फॉर्मेशन बेसिकली लेट क्रेटेशियस टाइम पीरियड पे, लेट क्रेटेशियस टाइम पीरियड पे जो ये मध्य प्रदेश का रीजन है, मध्य प्रदेश का रीजन है, आपका महाराष्ट्र का रीजन है, महाराष्ट्र का रीजन, मध्य प्रदेश का रीजन, इस रीजन में जो आपका जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं, जैसे यहाँ पे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स थी, फिर उसके ऊपर आपको पता है डेक्कन ट्रैप्स जो है उनमें बेसाल्टी के ऊपर से जमा हो गया है, तो ये एक तरीके से उसी के अंदर ट्रैप हो जाते थे, इसी को लमेटा फॉर्मेशन बोलते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनफैक्ट इसी रीजन में, सेंट्रल इंडिया और महाराष्ट्र वाले रीजन में ही इसको लमेटा फॉर्मेशन बोलते हैं। लेट क्रेटेशियस टाइम पीरियड पे ये डेवलप हुआ है, ठीक है ना। तो एरिया याद रखना, एक तो लेट क्रेटेशियस टाइम पीरियड याद रखना, लेट क्रेटेशियस, दूसरा एरिया याद रखना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सेंट्रल इंडिया वाला पोर्शन है थोड़ा सा, और ये याद रखना कि इसको इंफ्रा ट्रैपेन भी बोलते हैं। अगर आप सर्च करोगे इसको तो इसको इंफ्रा ट्रैपेन भी बोलते हैं, इंफ्रा ट्रैपेन भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे अंदर ये सेडिमेंट्री जो रहते हैं, ट्रैप रहते हैं ऊपर आपके, ये बिल्कुल एक आउटक्रॉप के रूप में दिखते हैं। जैसे अगर आप देखोगे इसको तो ये बिल्कुल आइलैंड का ऐसा लगेगा जैसे छोटा सा निकला हुआ पार्ट है, लेकिन अंदर ही अंदर इसमें बहुत सारे सेडिमेंटेशन हुए, और इट इज नोन फॉर द फॉसिल्स ऑफ योर डायनासोर्स एंड ऑल। क्योंकि जो क्रेटेशियस टाइम पीरियड है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस, तो जुरासिक जो टाइम पीरियड था दैट वाज एक्चुअली द टाइम पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ द ये डायनासोर्स, और जो आपका फाइनली क्रेटेशियस टाइम पीरियड है वहाँ पर ये एंड होते हैं ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको ओवम इन ओवो एग बोलते हैं, ओवम इन ओवो एग इसको बोलते क्या है, ओवम इन ओवो एग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप याद रख सकते हैं। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, और ये बताता है कि ये एवियन उससे इवोल्यूशन से भी काफ़ी क्लोजली अटैच रहा होगा, तभी ऑब्वियसली बात है जो एवियन फिनोमिनाज हैं वो आपको अब रेप्टाइल्स में देखने को मिल रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ इट वर्कड, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई न्यूज़ नहीं है। म्यूजिंग्स ऑन द इंडिक सिविलाइजेशन एंड इंडियननेस। अब यहाँ पे जो आर्टिकल ऑथर ने लिखा है, शशि थरूर जी ने आर्टिकल लिखा है, अब जो अभी रिसेंटली चल रहा है इंडिया में, OIC ने कुछ और कहा, किसी और कंट्री ने कुछ और कहा, उसी के ऊपर ये थोड़ा सा लिखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं आज भी, अपन अपने काम की चीज़ निकाल लेते हैं। बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड की अभी भी ऐसी हैं जो इंडिक सिविलाइजेशन को अपना ओरिजिन मानती हैं, यानी कि इंडिक सिविलाइजेशन सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो संस्कृत सिविलाइजेशन से ओरिजिन हुआ है। देखो हमारे वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में अगर आप देखें तो संस्कृत इज देयर, है ना। और क्या होता था, जो ये ओरिजिन माना जाता है ना, लैटिन कंट्रीज हम बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, सांस्कृतिक या संस्कृत कंट्रीज हम नहीं बोलते, लेकिन एक्चुअली में टर्म वही होना चाहिए। ये सब कोई रीजन से नहीं डेवलप हुए, ये सब ये लैंग्वेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दैट पीरियड। तो इंडिक सिविलाइजेशन या इंडिक जो भी हम बोलेंगे, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो संस्कृत का कहीं ना कहीं बेस जिनके में रहा होगा, है ना। तो अब ऐसी कंट्रीज हैं बहुत सारी जो आज भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं, इंडियन चीज़ें हैं जिनको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द किंग ऑफ थाईलैंड जो है, दे आर स्टिल क्राउन्ड इन द प्रेजेंस of Brahmin priest even today. Muslims of Java which still bear Sanskritized names despite being their conversion to Islam. ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गरुड़ा विच इज़ इंडोनेशियाज नेशनल एयरलाइन, तो गरुड़ा एयरलाइन जो है वो इंडोनेशिया की अभी भी नेशनल एयरलाइन है, ठीक है ना। एंड रामायणा इज इट्स बेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ क्लोव सिगार्स, तो सिगार्स में रामायणा नाम की सिगार है जो कि वहाँ पर सबसे बड़ा ब्रांड है, ठीक है ना। फिलीपींस हैज़ प्रोड्यूस्ड पॉप डांस बैले अबाउट रामाज क्वेस्ट फॉर हिज किडनैप्ड क्वीन। तो यहाँ पे एक जैसे फिलीपींस है तो उन्होंने एक बैले बनाया था, बैले डांस बनाया था जो कि राम के कनक्वेस्ट के ऊपर है, राम के क्वेस्ट के ऊपर है फॉर सीता माँ, है ना। तो राम जी और सीता माँ की जो पूरी कहानी थी वो डांस के फॉर्म में फिलीपींस ने शोकेस की है, ठीक है ना। एंड
बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी उनके सिंबल्स को, उनके नामों को, उन सबको लेकर के आगे चल रही हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ओल्ड जो थाई किंगडम ऑफ ये आपका अयुथया है, अयुथया, थाई किंगडम ऑफ अयुथया, उसका नाम जो अयुथया है वो अयोध्या से ही डेवलप किया गया है ना। एंड इतने ज़्यादा एसोसिएटेड है कि वहाँ पे जैसे ये माना जाता है कि जो हिल था यहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई थी, तो वो भी वहीं थाईलैंड में ही एसोसिएटेड है। इसके अलावा ये माना जाता है कि 1782 थाई किंग्स आर स्टिल नेम्ड रामा इन कंटिन्यूएशन ऑफ द रामायण ट्रेडिशन। तो रामायण ट्रेडिशन के हिसाब से ही राम जी के नाम पे ही आज भी थाईलैंड में जो किंग्स हैं वो हैं। जैसे अभी जो प्रेजेंट करंट मोनार्क है जिसको वजीरा लोंगकोर्न कहते हैं, इनको रामा 10 बोलते हैं, रामा द 10, ठीक है ना। और जावा की जो सिटी है योग्यकर्ता इन इंडोनेशिया, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रांसलिटरेशन ऑफ अयोध्या। तो ये भी ट्रांसलिटरेशन है अयोध्या का। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताया, इनको लिख लेना, इनको याद रखना है ना, कल को मेंस आंसर राइटिंग में ये यूजफुल आ सकता है किसी न किसी वे में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमको देखना है कि ये सारी कंट्रीज आज भी इंडिक सिस्टम्स को फॉलो करती हैं, लेकिन ऑथर का यहाँ पे कहना है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो सिस्टम छोड़ भी रही हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जो हमसे ज़्यादा क्लोज चाइना के चली गई हैं, है ना। चीज़ें यहाँ डेवलप हुई, वो जैसे बुद्धिज़्म ही फॉर एग्जांपल ले लो। बुद्धिज़्म हमारे यहाँ का सिस्टम, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध थे, हमारे यहाँ बुद्धिज़्म डेवलप हुआ, लेकिन आज ये कंट्रीज हमसे ज़्यादा करीब कहाँ पे है, चाइना के करीब है। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि दिक्कत यहाँ पे ये है, इंडिया की जो दिक्कत है वो यहाँ पे हो गई कि हमारे यहाँ जो इंडिक सिस्टम था उसको हिंदू सिस्टम मान लिया गया। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, ठीक है ना। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, दिस इज सोलली द ऑथर्स व्यू। इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसको समझो, इसको लिखो, इसको पढ़ो, ये यही सही है। जस्ट आई एम सेइंग, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है कल को क्वेश्चन आए, या हो सकता है कल को आपसे कुछ पूछे तो आप यू कैन यूज सम ऑफ द कंसेप्ट्स गिवन हियर, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि ये जब तक हम इस तरीके से लेकर के चलेंगे, द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। हमको इसको वही जो ओल्ड इसकी ग्लोरी थी, जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन में इसकी ग्लोरी थी, इसको दोबारा से हमको गेन करना है। और दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अफगान वुमेन्स राइट्स आर एट रिस्क। अब ये तो हम सबको पता है कि अफगान वुमेन की जो राइट्स हैं वो रिस्क में हैं। तालिबान के आने के बाद ही ये चीज़ क्लियर हो गई थी। एंड वही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने भी बोली है कि देखो, जब पहले याद रखेगा, जब उस समय तालिबान यहाँ पे पावर में था तो 1996 से 2001 तक पावर में था, जिसको तालिबान 1.0 बोलते हैं। अभी जो गवर्नमेंट आई है उसको हम बोलते हैं तालिबान 2.0। तो ऑथर ने ये कहा है कि तालिबान 2.0 जो है वो तालिबान 1.0 से बिल्कुल अलग नहीं है। अगर आप देखें तो जो भी वहाँ पे सक्सेस रही होगी या जो भी हो रही थी, एटलीस्ट अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था 2009 में वो 15% था। 10 साल बाद 2019 में ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ करके 22% हो गया, ठीक है ना। थोड़ा हमको एक ग्रीन शूट दिख रहा था, लेकिन अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो तालिबान ने दोबारा से बोल दिया कि भाई वुमेन जो है वो शरिया रूल्स को फॉलो करें। घर से बाहर निकलते समय अगर उनके पास कोई मेल कंपेनियन नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। कपड़े पहनने के लिए उन्होंने एक ड्रेस कोड बना दिया है। ड्रेस कोड उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बनाया, दे हैव ऑल्सो मेड द ड्रेस कोड फॉर द मेल ऑफ दैट प्लेस, है ना। वहाँ के मेल्स के लिए भी उन्होंने ड्रेस कोड बना दिया है। दाढ़ी कैसे कटे वो भी उनको वो बताते हैं। मतलब पता नहीं अब क्यों इस तरीके की चीज़ें हैं, क्या शरिया इस तरीके से क्या चीज़ ऐसे बोल रहा है भाई कि ऐसे करना है वैसे करना है। लेकिन वही है कि तालिबान एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस जो है, लोगों की फ्रीडम में आप एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस ना करें, है ना। दैट इज व्हाट आई थिंक शुड बी द वे। लोगों को अगर आप फ्री तरीके से डेवलप नहीं होने देंगे तो दैट विल लीड टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ दैट पॉपुलेशन। एंड वहाँ पे यही चीज़ हो रही है, किसी तरीके से आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, फ्रीडम टू स्टडी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है ना। आप फ्रीली सोच नहीं सकते, या आप फ्रीली वहाँ पे बोल नहीं सकते, आप अकेले घूम नहीं सकते, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। सो ऑल दीज थिंग्स आर सम टाइप्स ऑफ हिंड्रेंसेज इन द फ्रीडम। एंड वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली कि एक तरीके से
अटैक है वहाँ पे लोगों के ऊपर। और हक्कानी नेटवर्क ने भी क्लियर कर दिया कि शरिया रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, इस्लामिक रूल्स एंड इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो जितने भी हार्श या कहना चाहिए जो भी कंजर्वेटिव लॉज हैं वो सारे आपको मानने पड़ेंगे, तभी आपका सर्वाइवल पॉसिबल है ना। सो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर एंड दिस इज अ रेग्रेसिव माइंडसेट, दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। ऑथर के अकॉर्डिंग ये बहुत ही रेग्रेसिव माइंडसेट है और इस माइंडसेट के साथ आप लोगों को और पीछे धकेलते जा रहे हैं, ठीक है ना। जो भी वहाँ पे हुआ होगा ग्रोथ या जो भी वहाँ पे लोगों थोड़ा बहुत भी आगे बढ़े होंगे वो चीज़ अब अगेन दोबारा पीछे चली जाएगी, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और अभी फीमेल पार्टिसिपेशन चाहे स्टडीज़ हो चाहे वहाँ पे वर्क हो, दोनों फिर से और घटता जा रहा है, ठीक है। तो दैट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। अगला जो है वो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के ऊपर आर्टिकल है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक थी वो 180 में 180 कंट्रीज में थी, है ना, 180 आउट ऑफ 180 थी, ठीक है। तो मैं कल एक्चुअली देख रहा था, एक दो रेटिंग्स देख रहा था, जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में लास्ट ईयर की रेटिंग देख रहा था, तो टॉप 10 में इंडिया था। अब सोच लो टॉप 10 में इंडिया का रखा। अब ये रैंकिंग फिनोमिनाज या रैंकिंग सिस्टम कितने ज़्यादा बायस्ड हैं या कितने ज़्यादा घटिया मेथडोलॉजी का यूज़ करते होंगे। सोचो आप कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि जर्मन वॉश निकालता है उसमें हमको टॉप 10 में रखा गया। इसके पिछले साल भी हम 9th पोजीशन पे थे, इस साल 10th पोजीशन पे थे। वहीं पे इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमें 180 में 180 पे रख दिया गया, है ना। तो आप समझ रहे हो कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा दो रेटिंग्स का, है ना। दोनों रेटिंग क्लाइमेट चेंज या परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट के ऊपर ही है ना। कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी देखो हमारी रेटिंग एक में कहीं ज़्यादा है, एक में बिल्कुल कम है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन ठीक है, याद रखने के लिए आपके दिमाग में आपको रखना है कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी 180 आउट ऑफ 180 रैंकिंग थी और हमने इनको मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया। ये अलग अलग इसके वो हैं, देखो पैरामीटर्स हैं, ब्लैक कार्बन, CH4, CO2, लैंड कवर, बायोम प्रोटेक्शन, है ना, और मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, इसमें अलग अलग कहाँ पे कितना है, फिशरीज हो गया, इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी, एसिड रेन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, एयर क्वालिटी, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, हैवी मेटल्स, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो ये अलग अलग इसमें जो है पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे ये रैंकिंग निकाली जाती है। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो ये इस्लामिक OIC के ऊपर ये आर्टिकल है। आप सबको पता है कि OIC जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस है। इस्टेब्लिश उसको 1969 में रबत मोरक्को में किया गया था, ये लिख लेना। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1969 समिट में, जो कि रबत मोरक्को में हुआ था। और क्यों हुआ था उस समय? इमीडिएट कॉज क्या था? क्रिमिनल आर्सन ऑफ अल अक्सा मॉस्क इन द डिस्प्यूटेड सिटी ऑफ जेरूसलेम। तो जेरूसलेम में, जो कि इजराइल और इनके बीच का एक बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इजराइल में बेसिकली उस समय अल अक्सा मॉस्क है उसका क्रिमिनल आर्सन हुआ था एंड दैट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ OIC, है ना। तो ये आपको याद रखना है। OIC का एक कंसल्टेटिव एंड कोऑपरेटिव रिलेशन है विद द UN एंड अदर इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स एंड सेटल कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेंबर स्टेट्स के डिस्प्यूट्स को सेटल करना और मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए वर्ल्ड वाइड ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक कोऑपरेटिव और कंसल्टेटिव स्टेटस बना करके चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपना चार्टर बनाती है और उसको बार बार रिवाइज करती है। जैसे पहला चार्टर इनका 1972 में आया था, 1972 में चार्टर आया था। प्रेजेंट जो चार्टर है वो 2008 डाकार सेनेगल में अडॉप्ट किया गया था एंड इसके अकॉर्डिंग ये जो चार्टर है कहता है कि ऑल द मेंबर्स बी गाइडेड एंड इंस्पायर्ड बाय द नोबल इस्लामिक टीचिंग्स एंड वैल्यूज अलॉन्ग साइड कमिटिंग देमसेल्व्स टू द पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द UN चार्टर, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। Then member states are expected to uphold and promote good governance, democracy, human rights, fundamental freedom and rule of law, settling disputes through peaceful means and refraining from the use of threat or force। ये सारी चीज़ें इन्होंने की हुई है। इसके अलावा OIC का जो फंक्शन अगर हम देखें किस तरीके से वर्क करता है, तो इस्लामिक समिट कंपोज्ड ऑफ किंग्स एंड हेड्स ऑफ स्टेट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो है द इस्लामिक समिट, ठीक है, याद रखिएगा। इस्लामिक समिट जो है OIC का सुप्रीम अथॉरिटी है। इसमें किंग्स एंड हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं, किंग्स एंड हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं एंड एवरी 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार ये होती है एंड ये जो है मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेना, गाइडेंस प्रोवाइड करना ऑन द इशूज रेलिवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे काम यहाँ पे
होते हैं, ठीक है ना। देन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो होती है वो चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इज द चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है ना। सुप्रीम अथॉरिटी कौन सी हो गई, इस्लामिक समिट हो गई, और जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हो गई, इट इज़ द चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी, और ये एनुअली मीट करती है कि वो बताती है कि कैसे इंप्लीमेंट करना है OIC के प्रिंसिपल्स को, पॉलिसीज़ को, सारी चीज़ें वो डिसाइड करती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स फर्स्ट, है ना। ये फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये सारी चीज़ें हैं, 57 मेंबर्स हैं, ये आपको पता ही है, और दीज आर सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स जो कि आप जानते रहें तो अच्छा है। FATF आपको पता है 1989 में बना था, और G7 के इनिशिएटिव से बना था। जब ये स्टार्टिंग में बना था तो केवल और केवल आपका मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। फिर 2001 में इसके अंतर्गत एक और काम जोड़ दिया गया जिसको कहते हैं टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। तो टेरर फाइनेंसिंग को रोकना इसके अंतर्गत कब जोड़ा गया, 2001 में जोड़ा गया। तो स्टार्टिंग में केवल मनी लॉन्ड्रिंग, बाद में ये 2 लिस्ट हैं, ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है। अगर आप ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में रहते हैं तो आपको फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन से वहाँ से एड मिलने में मुश्किल होती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये माना जाता है कि आपने जो FATF के डायरेक्टिव्स हैं उनको फॉलो नहीं किया है, और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में के लिए आपने पूरे स्टेप्स अच्छे से नहीं उठाए हैं। मतलब ब्लैक लिस्ट तो फाइनल है, ब्लैक लिस्ट में अगर आप चले गए तो आपको एड और ये सब नहीं मिलेगा। ग्रे लिस्ट में फिर भी थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। पाकिस्तान इनकी ग्रे लिस्ट में है। टोटल मेंबरशिप अगर हम देखें तो 39 मेंबर्स हैं जो कि एट प्रेजेंट हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपाचे और चिनूक चॉपर्स जो है इंडिया लेने वाला है, कहाँ से लेगा, वो लेगा अमेरिका से। ऑब्वियस सी बात है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स तो हम अमेरिका से ले रहे हैं, हाँ, बोइंग और ये हमको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। पौंडीचेरी की एक यूनिवर्सिटी है जो कि QS ग्लोबल रैंकिंग में 800 से 1000 रैंकिंग के अंदर आ गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ठीक है, मैंने फिर भी आपको बता दिया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। Okay, so that is it for the day. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.